गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। हरी आवाज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नोमेनक्लेचर सिस्टम के बाद तक हमने पढ़ लिया था क्लास में। आप लोगों का भी हो गया कंप्लीट। नोमेनक्लेचर पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। नोमेनक्लेचर सिस्टम के रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले पूछूंगा मैं, फिर आप लोग पूछना चाहो तो आप भी पूछ सकते हो और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। तो वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। क्या nomenclature is governed by the सर हिंदी में बताइए। हिंदी में है कि जो नामकरण पद्धति है वो कुछ यूनिवर्सल रूल यानी सार्वत्रिक रूल पे आधारित होती है और उसमें से कौन सा उसके लिए गलत है। ये चार स्टेटमेंट है ना, इनमें से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल के लिए गलत ढूंढना है कि गलत कौन। पहला ऑप्शन कि द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, कि नाम जो है वो लैटिन में लिखे होते हैं और उनको इटैलिकृत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है व्हेन रिटन बाय हैंड नेम्स आर अंडरलाइन, जब हाथ से लिखते हैं तो नामों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये तो सही है। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। और नहीं साइंटिफिक ट्रांसलेशन नेम ऑफ जीनस, पहला शब्द जो है वो जीनस को बताएगा और दूसरा जाति उपनाम को बताएगा। सर थर्ड गलत है। थर्ड होगा क्योंकि थर्ड गलत है सर। थर्ड तो लिखो थर्ड ना है सर। तीसरा गलत है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 2016। वेरी गुड बच्चे, नीट 2016 का क्वेश्चन बच्चे को पता भी है कि 2016 में आया। जिस बच्चे ने बताया मुझे कि 2016 का आया क्वेश्चन है वो भी थर्ड आंसर ही बोल रहा है कि कोई और आंसर बोलना चाहता है? थर्ड होगा सर, थर्ड। जितने भी बच्चों ने थर्ड आंसर दिया उन सबका जवाब जो है वो सरासर गलत है। कैसे सर? देखो मैंने तो कल पढ़ाया था तुम्हें, और आज क्वेश्चन भी इसीलिए लिख करके रखा क्योंकि मुझे पता था कि आओगे फिर मैं पूछूंगा तुम गलत करोगे। तो चलो पूछ ही लेते हैं। तो नीट में यही होता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लास में पढ़ाया हुआ है, बच्चा गलत कर देता है। जब बाद में देखता है ओ ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हमारा गलत कैसे हो गया। और ये एक मिस्टेक जो है वो बच्चे को अपने सपने पूरा करने से रोक देती है। सोचो क्या आंसर होगा? सर फर्स्ट होगा, फर्स्ट। रिकॉल करो क्या बताया। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट आएगा सर, फर्स्ट। हाँ आंसर फर्स्ट होगा सर। फर्स्ट टाइप हो गया। गुड इवनिंग सर। सही है, गुड इवनिंग बच्चे। सर आपने ऑप्शन बदल कर दिया है कि यही ऑप्शन आए थे सर नीट में? यही ऑप्शन है बच्चे, कोई बदला नहीं है सर, लेकिन थर्ड पढ़ा था सर, पता नहीं। यस सर, मैंने भी सब लोग थर्ड ही पढ़े। थर्ड यस सर, और मतलब मॉक टेस्ट भी मैं सारे में सर थर्ड ही था आंसर। हाँ मेरा भी। अरे ऐसा कैसे हो गया? सर थर्ड ही था सर। हाँ थर्ड ही पढ़े हैं शुरू से। हाँ थर्ड ही है सर। तुमने थर्ड पढ़ा है वो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी बुक्स में जब आंसर की आई थी उसके पहले थर्ड आंसर भी दे दिया था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने थर्ड आंसर भी दे दिया था इसका। लेकिन नीट ने जो आंसर दिया था वो तो इसका फर्स्ट ही आंसर दिया था और यहाँ पर कॉन्ट्ररी जो है वो फर्स्ट ही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का पर्पस ही है ना कि तुमने कहीं गलत पढ़ा है, मुझे पता है कि या तो तुमने गलत पढ़ा है या तुम गलत दिमाग लगाओगे। और मैं पढ़ाता हूँ तुमको लॉजिकली। मैंने तुमको कल पढ़ाया तो मैंने तुमको कितना लॉजिकली पढ़ाया, मैंने तो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर करके पूरा वो बताया। अब तुमने दिमाग लगाना बंद कर दिया, तुमने सोचा सर ने तो पढ़ा दिया, अब दिमाग नहीं लगाना, जो रटी है या कहीं पे पढ़ा हुआ है वही आंसर टिक कर देना। सर
लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी तो सही बोल रहा है सर। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही, मतलब कि इसमें एमटीजी में देख लीजिए या फिर क्या बोलते हैं, बीच में इसका आंसर थर्ड दिया हुआ है क्या? हाँ एमटीजी में भी दिया हुआ है सर। ऐसा कैसे? चलो ठीक है, कोई नहीं, हम बात कर लेते हैं। हम तो लॉजिक की बात करते हैं कि जो नेम होते हैं सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। जो कोई बात नहीं बच्चे, ये एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, छोटा छोटा इसलिए लिखा था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा यदि तुम्हारा इंटरनेट स्पीड स्लो होगा तो ब्लर किया तो फिर ये दिखेगा। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। देखो, नाम जो होते हैं बाइनोमियल नेम जनरली सामान्यतः कौन सी भाषा में लिखे होते हैं? लैटिन में लिखे होते हैं। और यदि लैटिन में नहीं होते तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें लैटिनाइज किया जाता है। लैटिनाइज्ड इटैलिसाइज कर देते हैं। बताओ प्रीफिक्स से लगाकर, है ना? पहले ऑप्शन में क्या गड़बड़ है कि बाइनोमियल नेम जनरली कौन सी भाषा में लिखा होता है? जनरली लैटिन भाषा में लिखा होता है। लैटिन में। सही मान ले, लेकिन नहीं होगा तो हम उसे क्या करेंगे? उसे लैटिनाइज करेंगे कि इटैलिसाइज करेंगे? टीम करेंगे सर यहाँ। लैटिनाइज करेंगे। सर इटैलिक्स में रिटर्न होगा लेकिन होगा लैटिन में। सुनो, सब लोग म्यूट करके रखो, जिसको आंसर करना है ना वो अनम्यूट करना, ठीक है? क्योंकि आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम उसे लैटिनीकृत करते हैं, और टाइप जब करेंगे तो टाइप करते टाइम या प्रिंट करते टाइम जो फॉन्ट यूज करते हैं वो इटैलिक फॉन्ट होता है, उसे हम इटैलिसाइज करना नहीं बोलते। पढ़ा है ना एनसीईआरटी में भी तो पढ़ा ये बात तुमने कि इटैलिसाइज पढ़ा तुमने। और याद करो, कल मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि क्या हमेशा ये जो बाइनोमियल नेम होंगे वो लैटिन लैंग्वेज के ही होंगे कि दूसरे लैंग्वेज के भी हो सकते हैं? दूसरे लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। वो गोपाल नाम का बच्चा जो है उसका एग्जांपल लिया था हमने, Yes. गोपालेंसिस दिया था एग्जांपल। यस सर। तो क्या Yes. बाइनोमियल जो है वो दूसरी भाषा में भी हो सकता है? यस सर, हो सकता है। कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। वैज्ञानिक नाम। It is not like always can be written in any language, किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, बट मोस्टली हम लैटिन भाषा यूज करते हैं। यदि नहीं होता तो उसे लैटिनीकृत करते हैं, लैटिनाइज करते हैं, लैटिनाइज करते हैं, ना कि इटैलिसाइज करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्ररी पूछा है ना, कॉन्ट्ररी मतलब रॉन्ग, अपोजिट, जो नॉर्मल रूल है उससे अलग। क्या है इसमें गलत? ऑड क्या है? फर्स्ट ही ऑड है। तो यहाँ यदि तुमने कहीं पे इसका आंसर थर्ड पढ़ लिया है बच्चों तो रटना मत, वो आंसर तुम्हें गलत जगह पे लेके जा रहा है। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर, नोट कर ले। अब हाँ, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर थर्ड पढ़ा और मान लिया, मैं उनका लॉजिक जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उस आंसर को एक्सेप्ट करने का कोई लॉजिक हो तो मुझे बता दो। यदि किसी बच्चे के माइंड में लग रहा है कि नहीं सर लॉजिकली भी इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, तो वो लॉजिक मुझे बता दो। है क्या कोई? नहीं है? थर्ड आंसर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो फिर हाँ हाँ बच्चों, सर डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन क्या डिस्क्रिप्शन में दिया है? पढ़ो एक बार। ओके सर। सर इसमें दिया है कि जैविक नाम की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। यह लैटिनाइज्ड में लिखा जाता है क्योंकि हाँ। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, इसलिए समय बीतने के साथ इसकी फॉर्म या वर्तनी बदली नहीं जा सकती। ये चीज तो मैंने भी तुम्हें कल बताई थी। तो इसने एक्सप्लेनेशन में तो सही लिखा, एक्सप्लेनेशन तो लिखा है कि लैटिनाइज होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लैटिनाइज नहीं लिखा हुआ है, इटैलिसाइज लिखा। समझ रहे हो? उसने एक्सप्लेनेशन में जो भी बात लिखी वो बात तो सही लिखी, लेकिन क्वेश्चन पे अप्लाई तो करे। अप्लाई में तो लैटिनाइज लिखा हुआ है, लैटिनाइज नहीं लिखा हुआ है, इटैलिसाइज लिखा हुआ है। समझ गए? जी सर। है ना? ओके सर। रिवर बुक्स क्या करती है? एक्सप्लेनेशन के नाम पे क्या करती है? बुक्स की कोई लाइन लिख देती है, क्वेश्चन पे अप्लाई करती नहीं है। उसने अप्लाई किया नहीं होगा, आंसर जो है वो थर्ड दे दिया। है ना? चलो, तो ये एक क्वेश्चन कल जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड, और दूसरा इस क्वेश्चन को पूछने का लॉजिक जो है मेरा वो ये था कि मैं तुम्हें ये चीज रियलाइज कराऊं कि आंसर जो है वो सोच समझ के लॉजिकली देना होता है। नीट में क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है,
आंसर देखने के बाद तो हमें बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम में मिस्टेक करवा देता है। क्यों मिस्टेक करवा देता है? क्योंकि हमें कई बार पहली नजर में ये एक से ज्यादा आंसर सही लगने लगता है। पहली नजर में यदि इसको मैं पढ़ता, या मान लो सपोज कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, तो हो सकता है पहली नजर में उसे चारों के चारों सही लग जाते, पहली नजर में चारों के चारों सही लग जाते। लेकिन जब ध्यान देगा वो कि आखिर कौन सा ऑप्शन है जिसमें छोटी सी मिस्टेक छुपी हुई है जिसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसे मिस्टेक पता पड़ जाएगी कि फर्स्ट लाइन में लैटिनाइज की जगह पे इटैलिसाइज लिख दिया है। इटैलिक्स तो फॉन्ट होता है, वो लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, कर दूं अभी से इरेज? चलो अब, और आप तुम लोगों को यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सर नोट करना है। यस सर, ये फर्स्ट में क्या लिखा है? लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, इटैलिकृत, इटैलिसाइज, ITALISEZ, SE मींस इटली। सर दूसरा को पढ़िए तो। कौन सा दूसरा ऑप्शन। The names are written in Latin and italicized. When written by hand, the names are to be underlined. But biological names can be written in any language. Both है, the first word represents name of genus and second is specific epithet. सारे बुक में ना सर थर्ड आंसर था, तो इसीलिए थर्ड लगा। हम बुक से पढ़ते ही नहीं है, हम तो हमारा दिमाग और एनसीईआरटी दोनों साथ में लेके चलते हैं। यस सर, इसीलिए इटैलिसाइज का मतलब? क्या बच्चे? इटैलिसाइज का मतलब? इटैलिसाइज का मतलब इटैलीकृत करना। इटैलीकृत करना तो कोई भाषा होती नहीं है भाई, लैटिन है तो लैटिनीकृत करेंगे। देखो, और इसका आंसर बुक में कहीं पे कुछ भी दिया हो, बट नीट में इसका आंसर 1 ही दिया था। ये फॉर श्योर है, चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो कि नीट ने जो अपनी आंसर की दी थी उसके अंदर इसका कौन सा आंसर दिया था, फर्स्ट ही आंसर। ठीक है, और ऐसे में और भी बहुत सारी चीजें मैं बताता रहूंगा टाइम के साथ में, जो बुक्स के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के अंदर गलत दिया हुआ है और नीट ने उसका आंसर कुछ और दिया था। यस सर, ऐसी और भी चीजें मैं बताता रहूंगा तुम्हें टाइम। एक बार तो मेरे पंगे हो गए थे इसके चक्कर में, मेरे स्टार्टिंग के डेज की बात है, नोट कर रहे हो तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। एक बार मेरे स्टार्टिंग के डेज की बात है, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, नया नया था, मैं बहुत यंग सा, तो उस टाइम पे आकाश दिल्ली में मैं पढ़ाता था, और मैं तुरंत मतलब अपना BTS कंप्लीट करके 1 साल मैंने अपोलो में जॉब किया था, उसके बाद मैं वहां लग गया था। और बाकी टीचर्स जो थे वो बहुत मतलब एजेड, काफी सीनियर टीचर्स थे। और एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसा क्वेश्चन था कि 5 जगत प्रणाली में निम्न में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे लग रहा है ये बात है 2014 की बात होगी शायद, या 15 की बात होगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए थे। उसमें से एक ऑप्शन था रिप्रोडक्शन, और मैंने बोला कि इसका आंसर जाएगा रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन वाज नॉट एक्चुअली द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आरएच विटेकर ने जो क्राइटेरिया यूज किए उनमें से 5 जगत प्रणाली में रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया नहीं लिया हुआ था, और मेन क्राइटेरिया तो नहीं था वो, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि हम देख रहे थे तो बेस्ट आंसर रिप्रोडक्शन ही निकल के आ रहा था। तो एक सीनियर टीचर थे, काफी सीनियर, जो एचओडी थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आप कैसे बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं आंसर की बनाता ना टीचर, डिफरेंट कोचिंग के टीचर्स वो आंसर की बनाते हैं, तो आंसर की हम लोग बना रहे थे, तो उन्होंने बोला सर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, जाओ आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सीनियर था, मुझे लगा था इससे अभी कुछ आता नहीं है, ऐसे ही पढ़ाने के लिए। मैंने बोला सर ये एनसीईआरटी तो मैंने उसी जमाने में पढ़ ली थी जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ, तभी पढ़ ली थी, और उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसका आंसर रिप्रोडक्शन जाएगा एनसीईआरटी में,
ये बात गलत दी हुई है। जो मेजर क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं है, और ऑप्शन की बाकी 3 जो है वो मेन क्राइटेरिया है, इसलिए रिप्रोडक्शन आंसर जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारी कोचिंग ने गलत दिया था, और मेरे बोलने के बावजूद भी उन टीचर्स ने इसका आंसर जो है वो कुछ और दिया। मेरी शिकायत भी कर दी कि ये नए नए से टीचर आए हैं, वो ना इसका आंसर अलग बताते हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ऐसा वैसा, ऐसी शिकायत और कर। फिर क्या हुआ, फिर जब नीट का रिजल्ट, जब इसका AIMT का आंसर के रिलीज हुआ, तो उसका आंसर गया रिप्रोडक्शन। जब उसका आंसर रिप्रोडक्शन गया, तो वही टीचर जो है उनसे मैंने पूछा कि सर अब क्या हो गया, कि नहीं इसका आंसर गलत है। मैंने बोला सर कभी बियॉन्ड द बुक, जो पेपर्स होते हैं या जो ऑथेंटिक, जो मतलब इंटरनेशनल बुक्स वगैरह होती है, उनको भी पढ़ो, एटलीस्ट अपने कंसेप्ट के लिए तो पढ़ो, बच्चों को भले ही मत पढ़ाओ, लेकिन आपको तो सारी बातें पता हो। और जब आपको सारी बातें पता होंगी तो ऑटोमेटिकली जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है उनमें आप सही आंसर पे पहुंच पाओगे। तो फाइनली क्या हुआ, सबको मानना पड़ा कि हाँ सर ने जो बात बोली थी वो सही है। आज भी कुछ मॉड्यूल्स के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर रिप्रोडक्शन ही दिया होता है। तुमने किया भी होगा क्वेश्चन, नहीं किया है तो नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें आएगा वो क्वेश्चन, तब मैं तुम्हें डिस्कस कर लूंगा वो बात। तो एक्चुअल में क्या है, मेरा पढ़ने का तरीका जब मैं खुद प्रिपेयर करता था तब भी, और मेरा पढ़ाने का तरीका जब मैं आज तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तब भी, ज्यादा प्रायोरिटी पे हम रखते हैं लॉजिक को। तुम्हें ज्यादा भरोसा करना है अपने लॉजिक के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। जब तुमने कोई बात पढ़ ली, समझ ली, तो क्वेश्चन यदि कंफ्यूज कर रहा है तो वहां पर रटी हुई चीजें तुम्हें उस क्वेश्चन से बाहर नहीं निकालेगी, तुम्हें समझी हुई चीजें जो है वो उस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचेगी। तो हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना, चीजों को बहुत सोच समझ के अच्छे दिमाग से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना। और जो बच्चे ऐसा करते हैं वही वो बच्चे होते हैं जो 360 आउट ऑफ 360 पहुंच पाते हैं। क्योंकि एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, पढ़ा हुआ होगा बट कंफ्यूज कर रहे होंगे, और उसका आंसर कौन से देता है, जो टीचर लॉजिकली पढ़ाता है वो सही देता है। इस बार भी था ऐसा क्वेश्चन, इस बार भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर, चाहे हम आकाश की बात करें या एलएम की बात करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उन्होंने इस साल भी आंसर गलत दिए थे। पता भी होगा शायद तुम लोगों को, यदि तुमने एग्जाम दिया था, आंसर की मैच की थी, तो तुम्हें पता भी होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो इस साल के थे। बट यदि तुम अभी भी मेरी बनाई हुई आंसर की देखोगे, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी पड़ा हुआ है, तो तुम्हें वहां पे आज भी उसका आंसर सही मिलेगा, क्योंकि मैंने लॉजिकली आंसर दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा थ्रू आउट द सेशन, जो है हम इन चीजों को अपने आप को इंप्रूव करने के लिए 360 आउट ऑफ 360 पर पहुंचने के लिए वर्क कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल था कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उसके लिए रटे हुए पे मत जाओ और क्वेश्चन जो है उसे लॉजिकली समझो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब ये जो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हो बच्चों, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तुमने पहले पढ़ी भी होंगी ना, तो भी कई बार तुमको ऐसा लगेगा कि इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो उन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि सपोज तुम्हें ना एक ऑर्गेनिज्म मिला और उस ऑर्गेनिज्म को ना क्लासिफाई करना है तुम्हें, तो सीधे से पता नहीं पड़ जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है। तुम उसको क्लासिफाई करोगे बहुत सारे स्टेप्स के अंदर। जैसे मान लो तुम्हें एक ऑर्गेनिज्म मिला ऐसा जो कुछ इस टाइप का था, जमीन के अंदर उगता है, एक जगह पर फिक्स रहता है, उसके अंदर कुछ ऐसे ब्रांचेस जैसे हैं और उसके ऊपर लीफ लगते हैं कुछ इस टाइप के, इसके ऊपर कुछ फ्लावर जो है वो उगते हैं, मान लो ऐसे कुछ फ्रूट वगैरह उगते हैं, ऐसा कुछ तुम्हें ऑर्गेनिज्म मिला। अब इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, क्या है? स्पीसीज तक पहुंचना है हमें, कौन सी जाति का ये पादप है, तो सीधे डायरेक्टली नहीं पता पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, हमें इसको
बहुत सिस्टमेटिकली देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये एनिमल है कि प्लांट है कि एल्गी है, क्या है ये प्लांट। इसके अंदर ये प्लांट है। मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है प्लांट। तो प्लांट जो है वो पता लग गया तुम्हें, एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, एक स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया कि अच्छा ये एक प्लांट किंगडम का मेंबर है। फिर दूसरे स्टेप की बात करेंगे। प्लांट किंगडम में तो एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। क्या है ये? तुमने देखा कि इसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है। फ्लावर का प्रेजेंट होना किसका क्राइटेरिया? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में भी दो क्लासेस मान लो, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। तो तुम्हें पता लगाना है कि डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। तुमने क्या किया? तुमने देखा कि इसके अंदर रूट जो है वो कुछ इस टाइप का है, टैप रूट। तुमने देखा कि इसके अंदर लीफ जो है वो उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, जालिकावत सिरा विन्यास है। टैप रूट को डाइकॉट होगा सर। डाइकॉट। तो डाइकॉट। ऑर्डर, फैमिली, ये सब हम देखते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज को वर्गीकृत करना है तो हमें ऐसे बहुत सारे स्टेप में उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इसको वर्गीकृत करना पड़ेगा, तब जाके हम पूरे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो उस वर्गीकरण की प्रक्रिया में जो स्टेप्स है, जो चरण है, उन चरण को ही क्या बोल देते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं। आई बात समझ में? यानी टेक्सोनॉमिक कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन is not a single step process. क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इज completed in multiple steps and each step represents a taxonomic category. So taxonomic category क्या होती है? हर स्टेप जो है वो एक taxonomic category को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए क्या? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को कैसे डिफाइन कर लोगे? वर्गीकरण एकल पद प्रक्रिया नहीं है, एक ही चरण में संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। वर्गीकरण जो है उसे कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है, और हर एक स्टेप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हर एक स्टेप एक वर्गीकृत संवर्ग। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं वर्गीकृत संवर्ग। हर एक स्टेप जो है वो एक वर्गीकृत संवर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ गई? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? अब इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करूं तो इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है उसे हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं वर्गीकृत संवर्ग जो है। हाँ बच्चे, ये सिर्फ इसको एक बार और डिफिनेशन को हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए ना सर। वर्गीकरण एकल पद में संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। वर्गीकरण को कई पदों में संपन्न किया जाता है और हर एक पद एक वर्गीकृत संवर्ग कहलाता है। ठीक है? या हर एक पद एक वर्गीकृत संवर्ग को निरूपित करता है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, 3 टाइप के हैं। अच्छा नहीं लगे थे, जुड़ गए नहीं। कैटेगरी जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मला दिखा तेरा नहीं, कट कर चल फोन का, नहीं दिखा थे। माइक बंद कर ले यार। हाँ माइक ऑफ कर लो। जो भी इधर उधर बात करते हैं ना तो माइक ऑफ कर लो। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ऑब्लिगेट। सर फिर से समझाइए ना। क्या हो बच्चे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फिर से समझाइए ना ऊपर का। ऊपर वाला फिर से समझाओ। हाँ सर। हिंदी में वापस सुनो, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया था? एक प्लांट का एग्जांपल लिया और मैंने तुमको बताया कि वो प्लांट को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो अलग-अलग स्टेप में करते हैं। पहले डिसाइड करते हैं कि एनिमल है या प्लांट है, क्या है। फिर प्लांट में भी डाइकॉट है,
है, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर को भी दे और उसका फैमिली जीव का वर्गीकरण जो बहुत सारे स्टेप में होता है और हर एक स्टेप इसमें रिप्रेजेंट करता है वर्गी की संपत्ति को। समझ गए? हमने कटोरी ले आई है ना उसी माइक बंद करवाओ सर। ना एक मिनट। वर्गी की संपर्क जो है वो तीन मेन टाइप के होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक होता है इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और एक होता है इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। ऊपर में सिंगल स्टेप। हाँ बच्चे, ऊपर वाला सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप है। और वो जो बहुत सारे स्टेप है उसमें हर एक स्टेप किसको बता रहा है? एक वर्ग के संवर्ग को बता रहा है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तीन टाइप की, ऑब्लिगेट, इंटरमीडिएट, इंफ्रा स्पेसिफिक। इंफ्रा INFRA। देखो बच्चों, यहाँ पर ऑब्लिगेट का मतलब होता है अनिवार्य। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? अनिवार्य। हमारे सिलेबस में जो हम डिटेल में जाने वाले हैं वो सिर्फ इस अनिवार्य कैटेगरी के डिटेल में जाएंगे, अनिवार्य वर्ग की संवर्ग। इंटरमीडिएट और इंफ्रा स्पेसिफिक क्या होता है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तुम्हें। इंटरमीडिएट मतलब होता है मध्यवर्ती और इंफ्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है अधो जाति, जाति के नीचे वाली। ठीक है, अब देखो इंफ्रा ये ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी होती है? 7। अनिवार्य वर्ग की संवर्ग की संख्या कितनी है? 7। और ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो है जिसके बारे में आप लोग जरूर से जानते हो। कहां से? किंगडम से लेकर के और स्पीशीज तक तो 7 कैटेगरी के नाम आपने सुने हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या बच्चे? इंटरमीडिएट को हिंदी में क्या बोले थे सर? मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट को हिंदी में मध्यवर्ती और इंफ्रा स्पेसिफिक को बोल देंगे अधो जाति वर्ग की संख्या, अधो जाति। सर वो 7 लिखे हैं वो स्टेप है क्या? सर अभी नोट ही किए। नोट वो अनिवार्य में 7 लिखे हैं वो स्टेप है क्या सर? वो 7। अब अनिवार्य वर्ग के संवर्ग की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अभी मैं बताऊंगा, लिखो मत, अभी मैं उसके नाम बताऊंगा तो मैं अभी अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। अभी इनकी डिटेल में बात करते हैं। देखो ऑब्लिगेट नाम से पता पड़ रहा है अनिवार्य। यहाँ पर अनिवार्य का मतलब क्या है? अनिवार्य का मतलब है जो हर एक वर्गीकरण में कंपलसरी हो। कोई भी जीव का वर्गीकरण यदि तुम लिखोगे तो उसमें जो वर्गीकरण संवर्ग, वर्गीकृत संवर्ग लिखना अनिवार्य है, उन्हें हम बोल देते हैं ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? वो कैटेगरी जो हर एक वर्गीकरण में जरूर से लिखा हुआ होगा, उसे हम ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। और उसकी संख्या कितनी है? कितनी है उसकी संख्या? 7 7 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये जो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनके नाम लिख रहा हूं। पहला किंगडम, जगत। दूसरा फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ और बोलते हैं भाग। बच्चे माइक बंद रखो। यदि कोई बच्चा जो है वो कुछ पूछ नहीं रहा है ना तो अपना माइक बंद कर दो। जब तक तुम पूछते रहो तब तक माइक चालू रखो और जैसे ही पूछने का काम हो गया माइक अपना फटक से बंद कर दिया। तो किंगडम फिर फाइलम। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड टैक्सोनॉमी क्लास, वर्ग। क्लास हिंदी में बोलते हैं वर्ग। चौथा
ऑर्डर ऑर्डर फैमिली फैमिली को इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल स्कूल होता है जीनस जीनस और 7 है स्पीसीज प्रजाति तो ये 7 जो है वो अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग है। हर एक जीव जिसका वर्गीकरण हम लिखेंगे उसमें हमें इनको इनके बारे में तो लिखना जरूरी है। कहीं पे इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि कुछ जीवों के वर्गीकरण में इनके बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा नाम आते हैं। जैसे मान लो यदि हम कोई फिश का क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिश का तो मछली का क्लासिफिकेशन, तो फिश में किंगडम एनिमेलिया, फैलम क्या होता है उनका कॉर्डेटा, और सुपर क्लास क्या होती है पाइसिस। बड़ा है क्लासिफिकेशन मछली का, नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फिश पाइसिस जो है एनिमेलिया हुआ, एनिमेलिया हुआ, एक हुआ, सब पढ़ाऊंगा। यदि कहीं पे तुमने पढ़ा एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सुपर क्लास, अब आएगा वो इसके बीच सुपर। मैं क्या देख रहे हो, कुछ वर्गीकरण में इन 7 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा संवर्ग भी आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्गीकी संवर्ग भी आ सकते हैं, जैसे सुपर क्लास। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें, मान लो क्लास और ऑर्डर के बीच में एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं कोहॉर्ट। कोहॉर्ट हिंदी में भी कोहॉर्ट ही बोलते हैं इसको, कोहॉर्ट। फैमिली के नीचे सब फैमिली, फैमिली के नीचे क्या आता है सब फैमिली। फैमिली के नीचे सब फैमिली, यानी सब फैमिली लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो कहां पर आ जाएगा फैमिली के नीचे आ जाएगा सब फैमिली। फैमिली के नीचे और जीनस के ठीक ऊपर इस जगह पर आ सकता है एक ट्राइब। ट्राइब यानी फैमिली के बीच में 2 चीज में लिख दिए, किसी में सब फैमिली हो सकता है, किसी में ट्राइब हो सकता है। तो बच्चों ये जो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, किसके अलावा, इस ऑब्लिगेट कैटेगरी के अलावा इनके बीच में कुछ वर्गीकरण में एक्स्ट्रा वर्गीकी संवर्ग भी आ सकते हैं। उन्हें क्या बोलोगे, ये सब क्या है, ये सारे सर बोर्ड क्लियर नहीं है। हिंदी में एक बार क्लियर है। ये बोर्ड साफ कर दोगे तो मुझे पोछा लगाने की प्रैक्टिस हो रही है। सर सुपर क्लास के नीचे में क्या लिखा है सर, एक बार हिंदी में बताइए ना। देखो सुपर क्लास ये इनका हिंदी जो है ना वो उप और अधो करके होगा। उप क्लास उप वर्ग होगा, कोहॉर्ट को कोहॉर्टी बोलते हैं, सब फैमिली को उप कुल बोल देंगे, ट्राइब को ट्राइब बोल देंगे, है ना। ये इंग्लिश में लिख लो, ये तो तुमको इंग्लिश में एक बार मोस्टली मिल जाएगा और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, ये तो जस्ट समझाने के लिए। क्या साथ जो है वो क्या है, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इंटरमीडिएट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो 2 के बीच में आता है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। तो ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में आने वाले वर्गीकी संवर्गों को क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं हम इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या है ये इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होता है, यदि उनके बीच में कोई दूसरी कैटेगरी भी लिखी हुई होगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पर जब आप बुक सॉल्व करोगे तो आपको ये पूछेगा कि बताओ कोहॉर्ट किस किस के बीच में आता है, ये पूछेगा। तुम देखना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आएगा ये क्वेश्चन सामने कि कोहॉर्ट किस किस के बीच में आता है, क्लास और ऑर्डर के बीच में, ऑर्डर के क्लास और ऑर्डर के बीच में।
एक ये भी क्वेश्चन आएगा, सर ट्राइब किसके बीच में आता है? तो ट्राइब जो है वो फैमिली और जीनस के बीच में। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने फैमिली कब आएगा? ठीक है। सब फैमिली किसके बीच? क्या बच्चे? फैमिली और जीनस के बीच। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? सब फैमिली किसके बीच आएगा बोल रहे हैं? फैमिली के नीचे आएगा, यानी फैमिली और जीनस के बीच में आएगा सब फैमिली। अब ये एक ही जीव में होगा ऐसा जरूरी नहीं, ये तो किसी पर्टिकुलर किसी एक्स में वाई में ऐसे जीव के क्लासिफिकेशन में कहीं पे कुछ भी आ सकता है, हो सकता है नहीं भी है। सर फैमिली और जीनस के बीच में तो 2 है, तो दोनों को लिखेंगे। हाँ, दोनों इंटरमीडिएट हो गए, दोनों इंटरमीडिएट हो गए। हम लिखेंगे नहीं ये, यदि कहीं पे जरूरत पड़ रही होगी, कुछ जीवों के वर्गीकरण में जरूरत पड़ रही होगी, तो ही इनको यूज किया जाता है, और वो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो ये तुमको इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सामने कभी आएंगे, तुम्हें पता होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी कौन सी बताई थी? थर्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी इंफ्रा स्पेसिफिक। इंफ्रा का मतलब होता है नीचे, अधो। इंफ्रा स्पेसिफिक किसके नीचे आएगा बताओ? इंफ्रा स्पेसिफिक टेक्सोनॉमी कैटेगरी किसके नीचे आएगी? स्पीसीज। क्या कोई बच्चा बता सकता है यदि स्पीसीज की कोई टेक्सोनॉमी कैटेगरी है वो कौन सी हो सकती है? बताओ, ये तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा। सर इसको अधोवर्ग की बोलते हैं। क्या? अधोवर्ग की बोले ना इसको हिंदी में? अधो जातीय वर्ग के संवर्ग, अधो जाति इंफ्रा स्पेसिफिक। जाति के नीचे कौन सी टेक्सोनॉमी कैटेगरी होती है वो तुम मुझे बताओगे, बताओ। जाति के नीचे क्या? उपजाति। वेरी गुड। सब स्पीशीज यदि किसी वर्गीकरण सब स्पेसिफिक। सब स्पीशीज पढ़ रहे हो तो सब स्पीशीज क्या होगा? सब स्पीशीज एक इंफ्रा स्पेसिफिक है। प्लांट एनिमल के केस में होता है सब स्पीशीज, प्लांट के केस में क्या होता है? प्रजाति। प्लांट के केस में वैरायटी लिखते हैं, एनिमल के केस में सब स्पीशीज लिखते हैं, और प्लांट के केस में वैरायटी लिखते हैं। सर ठीक। क्या इतनी बातें क्लियर है? चालू है कि नहीं? एक बार और चालू है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ना वो जो माइक वाले में क्लिक करो, माइक वाले में क्लिक करो एक बार। माइक में क्या, हम शायद आपसे कॉल में बात हो रहा है इसीलिए मेरे को लगता है आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हो गया ना स्टार्ट? चलो जी मैम, करके देखो। हाँ ठीक। थैंक यू मैम। बात सबको इंफ्रा स्पेसिफिक जो है वो सब स्पीशीज या वैरायटी होती है। प्लांट में वैरायटी यूज करते हैं, एनिमल में सब स्पीशीज यूज करते हैं। इतनी बातें समझ आ गई कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी 3 टाइप के और तीनों का मतलब क्या क्या है। अब यहाँ पर सर पादप में क्या यूज करते हैं? वैरायटी। पादपों के अंदर वैरायटी यूज करोगे, हिंदी में भी वैरायटी बोलते हैं, और एनिमल में सब स्पीशीज उपजाति। थैंक यू सर। इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। यस सर। टेक्सोनॉमी कैटेगरी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, यानी जब भी हम सर वैरायटी प्लांट के लिए यूज करते हैं। वैरायटी प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो ये जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है इनका ऑर्डर फिक्स होगा। किंगडम के बाद में हम जब भी वर्गीकरण लिखते हैं तो किंगडम के बाद में क्या? अच्छा, फाइलम और सर साउंड कट रहा है सर। फाइलम और डिवीजन। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है सर, माइक को म्यूट करवाओ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके बच्चे, आपका साउंड बढ़ा लो सर वहां से। ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्गीकी संवर्ग जो है उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, किंगडम से लेकर के कहां तक? स्पीसीज तक। उस पर्टिकुलर ऑर्डर को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की, पदानुक्रम। टेक्सोनॉमिक
टेक्सोनॉमिक हायरार्की को हिंदी में बोलेंगे वर्गीकी पदानुक्रम, अनुक्रम यानी ऑर्डर। वर्गीकरण का जो वर्गीकी संवर्ग का जो ऑर्डर होता है, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पर यदि हम 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आएगा? किंगडम, फिर फाइलम है, फाइलम, फाइलम और डिवीजन। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि फाइलम किसके लिए यूज होता है और डिवीजन किसके लिए? एनिमल के लिए। सर फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन एनिमल डिवीजन पौधे के प्लांट के लिए, एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए। प्लांट के लिए, प्लांट के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस, जीनस, स्पीसीज। अब यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कभी भी किंगडम से लेकर स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में आ रहे हैं किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। यदि हम स्पीसीज से लेकर के और किंगडम तक जाएं तो इस ऑर्डर को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चाहे हम घटते हुए क्रम में आए चाहे हम बढ़ते हुए क्रम में आए, दोनों ही केस में इसे क्या बोलोगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलोगे। हायरार्की लिखते हैं तो वो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है। तो जीवों के वर्गीकी संवर्ग का घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम जो है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? उसे ही हम वर्गीकी पदानुक्रम, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी आएगी, बताओ इनमें जीवों की संख्या किधर सबसे ज्यादा होगी, किधर सबसे कम होगी? यदि एक किंगडम की बात करें, एग्जांपल लो एक किंगडम का, कोई किंगडम का नाम बताओ। डेटा एनिमिलिया, ऑर्थोपोडा, और कोई स्पीसीज का नाम बताओ अपने मन से। कोई स्पीसीज का मोनिका किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम के नाम में हमने एक एग्जांपल ले लिया एनिमेलिया। अब स्पीसीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना खुद का, ह्यूमन, होमो सेपियंस। ठीक है, स्पीसीज में होमो सेपियंस एग्जांपल ले लिया है, किंगडम में एनिमेलिया एग्जांपल ले लिया है। मुझे बताओ किसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे? सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म किसमें है? किंगडम। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? सर एक बार और बताइए ना। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, बच्चों माइक क्यों नहीं ऑफ कर लेते हो? क्योंकि ना बीच में बहुत माइक की ना शोर आती रहती है। क्या होता है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो सबसे ऊपर आएगा उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जो सबसे नीचे होगा उसमें सबसे कम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। यानी एक जाति, जैसे हमने ह्यूमन की बात की, तो ह्यूमन जाति के जितने भी सदस्य उसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारी समानताएं दिखेगी, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होंगी। एक जाति के सदस्यों में सबसे ज्यादा समानता देखने को मिलती है, एक जगत के सदस्यों में सबसे कम समानता देखने को मिलती है, मिनिमम सिमिलैरिटीज। यानी वर्गीकी पदानुक्रम में जो सबसे नीचे आता है उन जीवों में समानता सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ऊपर आता है उसमें समानता सबसे कम होती है। यानी जैसे एक एनिमेलिया किंगडम के अंदर जो जंतु जगत है उसके अंदर यदि हम देख रहे हैं तो पॉरीफेरा भी आ रहा है, सिलेंट्रेटा भी आ रहा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर्स भी आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। तो क्या इन सब में आपसी समानता बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, इनके बीच में आपसी समानता बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? यदि हम एक ही किंगडम के डिफरेंट मेंबर्स, एक ही किंगडम के मेंबर्स जो हैं उनके बीच में समानता देख रहे हैं,
पॉरीफेरा से लेकर के और इंसानों तक, ह्यूमन तक, कम है। ऐसे ही एक जाति के जीवों की बात करें, यानी सिर्फ इंसान का जो समूह है उस समूह की बात करें, तो हमारे बीच में आपस में समानता सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? मैक्सिमम। इससे हमारे सामने एक कंसेप्ट आया है क्या, कि वर्गीकृत टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर की ओर बढ़ने पर, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर बढ़ने पर समानताएं कम होती जाती है। सिमिलर फीचर जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो कम होती जाती है, और नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ती जाती है। में सबसे ज्यादा समानता होती है और बड़ा ग्रुप होता जाएगा, कम समानता वाले ग्रुप होते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ते हैं वो सब हम एक एक करके देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर एक टॉपिक और भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बच्चों को मैक्सिमम 99.9% बच्चों को प्रॉब्लम रहता है उस टॉपिक में। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो है टैक्सॉन या टैक्सा। हिंदी में क्या बोल देते हो, वर्गक। टैक्सॉन या टैक्सा को वर्गक बोलते हैं, टैक्सॉन या टैक्सा। ध्यान से सुनना, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सुनेगा बस ध्यान से, और कुछ भी नोट नहीं करना है। अभी एक बार पहले ध्यान से सुन लो कि टैक्सॉन या टैक्सा क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है वो आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से, कि जब भी हम वर्गीकरण लिख रहे होंगे तो उसमें किंगडम लिखेंगे, फाइलम लिखेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, या इनके अलावा भी कुछ और यहाँ पर टर्म्स हो सकते हैं, तो ये सारे तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। लेकिन जब भी हम कोई जीव का वर्गीकरण लिखते हैं तो इसके आगे समान जीवों के समूह का कुछ नाम लिखा हुआ होता है। जैसे मैं अपने खुद की क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ कि इंसानों का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो ह्यूमन के क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ये लिख लिया है ना सबने लिख लिया है ना सर? यस सर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। क्या जो ह्यूमन का वर्गीकरण है वो आप सबको आता है क्या? यस सर। नो सर। जो नहीं आता है वो सीखते हैं। ह्यूमन के लिए किंगडम, हम लोगों का जो जगत है वो है जंतु जगत, एनिमलिया। हम लोगों का जो फाइलम है कॉर्डेटा। माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ करो आप लोग। तो फाइलम जो है हमारा वो है कॉर्डेटा। क्लास है हम लोगों का मैमेलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। वेरी गुड, प्राइमेटा। होमिनिडी। और जीनस है हमारा होमो। सेपियंस। होमो सैपियन। तो स्पेसिफिक एपिथेट है होमो सेपियंस बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, हालांकि बुक्स के अंदर एनसीईआरटी में भी देखोगे तो सिर्फ सेपियंस लिखा हुआ मिलेगा। अब बच्चों देखो, इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के सामने जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो क्या होता है, ये सारे हैं टैक्सॉन। एक होता है टैक्सॉन और बहुत सारे। टैक्सॉन और टैक्सा एक ही बात है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, टैक्सॉन एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। नहीं सुनाई दे रहा सर। बच्चों ये माइक क्या करते हो? तो यहाँ पर टैक्सॉन जो है वो एक वचन होता है और टैक्सा बहुवचन होता है। तो टैक्सॉन और टैक्सा क्या है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के सामने जीवों के समूह के लिए हमने नाम यूज किया उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं टैक्सॉन या टैक्सा। यानी होमो सेपियंस एक टैक्सॉन है, होमो एक टैक्सॉन है, होमिनिडी एक अलग टैक्सॉन है, प्राइमेटा एक टैक्सॉन है, मैमेलिया एक टैक्सॉन है। यानी कोई भी जीव का जब वर्गीकरण लिखोगे, चाहे वो कोई पादप हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जीव का जब वर्गीकरण लिखोगे तो उस वर्गीकरण में वर्गीकृत संवर्ग के आगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के आगे जो भी वर्ड तुम लिख रहे होगे वो वर्ड अपने आप में एक टैक्सॉन होगा।
अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? क्या मैं ऐसा बोलता हूँ कि एनिमेलिया एक्चुअल में क्या है? ये एनिमल्स जो है वो एक्चुअल में क्या है? एनिमेलिया एक जैसे जीवों का एक समूह है। जो किंगडम एनिमेलिया है वो क्या है? वो एक जैसे जीवों का समूह है जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर लक्षणों में समानता होती है। सारे लक्षणों में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ लक्षणों में समानता के आधार पर हमने ये एनिमेलिया किंगडम बनाया। कौन से लक्षणों में समानता? मैंने देखा कि इस दुनिया में वो सारे जीव जिनके अंदर वो बहुकोशिकीय थे, यूकैरियोटिक थे, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता था, फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती थी, ऐसे जीवों का एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप को क्या बोल दिया? एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या है? एनिमेलिया अपने आप में एक टेक्सॉन है। तो ऐसा बोल सकता हूं कि एनिमेलिया टेक्सॉन, एनिमेलिया वर्ग जो है वो एक जीवों का ऐसा समूह है जिनके अंदर कुछ लक्षणों में समानता है और उस आधार पर हमने इसे एक विशिष्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी में रख दिया। ऐसे दूसरा टेक्सॉन जो है, कॉर्डेटा की बात करो तो कॉर्डेटा क्या होता है? कॉर्डेटा एक जैसे जीवों का समूह जिनके अंदर हमने क्या देखा? अंदर हमने देखा कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लाइफ की किसी स्टेज में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। ऐसे जीवों का एक समूह जो है उसे हमने क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा बोलते हैं। तो कॉर्डेटा क्या है? टेक्सॉन है। तो टेक्सॉन क्या होगा बच्चों? टेक्सॉन एक जैसे एक समान जीवों का समूह है जिसे हमने किसी विशिष्ट वर्गीय संवर्ग में क्लासिफाई किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे मेमिलिया की बात करो, मेमिलिया अगेन ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे जीवों का समूह जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, हेयर के स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर मोस्टली प्लेसेंटा वगैरह प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के जीवों का समूह जो उसे हमने क्या बोलते हैं? मेमिलिया बोलते हैं। तो मेमिलिया एक टेक्सॉन है जो किससे बिलोंग करता है? एक विशिष्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास से बिलोंग करता है। इतनी बात समझ में आई क्या सबको कि टेक्सॉन का मतलब क्या है? टेक्सॉन का मतलब है कि एक जैसे जीवों का समूह जो किसी विशिष्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा होता है। और यहाँ पर आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि कोई भी वर्गीकरण में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के आगे जो भी नाम लिखा होगा वो टेक्सॉन है अपने आप में। क्लियर है बात सबको? ये जो चीज मैंने बताई ना, ये मैंने आपको बहुत लॉजिकली बताया। इट इज नॉट अबाउट द सेंटेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या लिखा है भी बात नहीं की मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली बात की कि टेक्सॉन का मतलब होता है वर्गीकरण में जो भी वर्गीय संवर्ग है उसके आगे जो भी नाम लिखा हुआ है वो वास्तव में क्या है? वो एक जैसे जीवों का समूह है। कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर वो समूह बनाया गया है और उस समूह को ही हम क्या बोल देते हैं? उस समूह को ही हम एक टेक्सॉन बोल देते हैं। और बहुत सारे समूहों के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? टेक्सा वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं टेक्सॉन की। इट इज ग्रुप ऑफ similar organisms which are classified in specific in particular in a particular taxonomic category। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वर्गक आपसी समानता रखने वाले जीवों के समूह हैं जिन्हें किसी विशिष्ट वर्गीय के संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लो कि आपस में समानता, आपसी समानता रखने वाले जीवों का समूह जिन्हें एक विशिष्ट वर्गीय के संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? वर्गक बोल देते हैं। सर एक बार और बोलिए ना। आपसी समानता रखने वाले जीवों का समूह जो किसी विशिष्ट वर्गीय के संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है वर्गक कहलाता है। किसी विशिष्ट वर्गीय के संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है वर्गक कहलाता है। It is unit of taxonomy or classification। वर्गीकरण की या वर्गीकी की इकाई होती है टेक्सोनॉमी।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे ही तो मिलकर के क्या बना रहे हैं, सारा का सारा कोई भी मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी या टेक्सोनॉमी जो है उसके अंदर क्या होता है, एक एक यूनिट की बात करें तो ऐसे ही समूह है जिन्होंने मिलकर के पूरा वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण बनाया हुआ है। तो इसीलिए हम यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन जो वो भी टेक्सॉन को बोल देते हैं। लेकिन यदि आपको पूछा जाए बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, बेसिक मूलभूत, सबसे आधार वाली, सबसे नीचे वाली बेसिक यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, स्पीसीज। बेसिक यूनिट पूछे तो स्पीसीज करना, सीधे बोले यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी क्या बोल दोगे, टेक्सॉन बोल दोगे। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी बातें कि क्या होता है। अब एक एग्जांपल और उसके आधार पर मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको पिक्चर क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई। अब क्वेश्चन करो। राइस, राइस का बॉटनिकल नेम बताओ। चावल, चावल या धान, बॉटनिकल नेम। ओराइजा सटाइवा। मोनोकॉट एंड प्लांट। एक क्वेश्चन है कि राइस, चाहो तो क्वेश्चन लिख लेना अपनी कॉपी में भी। राइस मोनोकॉट एंड प्लांट बिलोंग टू, हिंदी वाले बच्चे लिख देना, चावल चावल का पादप एक बीजपत्री, मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पादप, मोनोकॉट भी लिख सकते हो, और पादप संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया हुआ है। सर वन टाइम और क्वेश्चन को वन टाइम और रिपीट कीजिए ना। कौन सा पॉइंट बच्चे? राइस का, राइस चावल का पादप, मोनोकॉट एक बीजपत्री पादप, और प्लांट्स पादप संबंधित हैं। स्पेस लेकर के लिखा है टेक्सॉन, स्पेस लेकर के लिखा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहां पर भरना है समान या असमान, सेम और डिफरेंट। एक सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। यानी आपको बताना है कि चावल, मोनोकॉट और पादप ये एक टेक्सॉन के हैं या अलग अलग टेक्सॉन के हैं, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट कौन, सेम कैटेगरी, टेक्सोनॉमी, सिमिलर कैटेगरी, सेम कैटेगरी, सिंगल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। समान टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के में रखे जाएंगे क्या? क्या चावल को, मोनोकॉट को और पादपों को एक ही समान टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा जाएगा कि अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा जाएगा? एक ही सर, क्यों एक ही। राइस, राइस का क्या नाम बताया? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। कहां पर आएगा? यदि हम ये क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो ओराइजा सटाइवा कहां पर आएगा? किंगडम में आएगा क्या? स्पीशीज में आएगा क्या? वो तो जीनस स्पीशीज दोनों से मिलकर बना है ना। और जैसे होमो सेपियंस क्या था, स्पीशीज था, वैसे सेपियंस स्पीशीज जाति होगा। ये राइस जो है और ओराइजा सटाइवा जो है वो क्या होगा? वो स्पीशीज होगा। हम क्लासिफिकेशन लिख रहे होंगे तो ओराइजा सटाइवा को जगह मिलेगी यहाँ पर। आ गया सर। मोनोकॉट को कहाँ पे जगह मिलेगी इनमें से? फाइलम में, क्लास मोनोकॉट को यहाँ पर जगह मिलेगी। और प्लांट्स को कहाँ पे जगह मिलेगी? किंगडम में मिलेगी। प्लांट्स जब आती मैंने सही लिखा है? ये बात सब लोग समझ पाए क्या? हाँ सर। यस। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो खुद से। सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर मत दो। अब खुद से क्या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्या? एक ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है कि अलग अलग है? टेक्सोनॉमिक
एक ही है सर। एक क्लास में रखा हुआ है और एक किंगडम में रखा हुआ है। कितनी टेक्सोनॉमी कैटेगरी हो गई? 3 टेक्सोनॉमी कैटेगरी हो गई, अलग अलग हो गई, 3 हो गई। आई बात समझ में? टेक्सोनॉमी कैटेगरी 7 है, उसमें से राइस जो है वो किसमें रखा है हमने? स्पीशीज के अंदर। मोनोकॉट जो है वो क्लास के अंदर आएगा, प्लांट जो है वो किसमें आएगा? किंगडम में आएगा। तो 3 डिफरेंट टेक्सोनॉमी होगा, यहां पर डिफरेंट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। और जब कैटेगरी डिफरेंट है तो टैक्सॉन जो है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये एक जैसे जीवों का समूह, ये एक जैसे जीवों का समूह, ये एक जैसे जीवों का समूह, बट अलग अलग जगहों पे रखा हुआ है। तो क्या होगा? डिफरेंट टैक्सॉन इन डिफरेंट कैटेगरी। अलग अलग 3 टैक्सॉन की बात कर रहे हैं हम, और अलग अलग कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? क्या मुझे एक और भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सर इस बार सेम टाइप का एग्जाम। एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम लूंगा कि डिफरेंट लूंगा वो तो आप ही बताओगे। वो तो सारे बच्चे जो है वही बताएंगे कि ना कि सेम है कि डिफरेंट। मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। सर क्लास के बगल में मोनोकॉट क्या लिखा है? मोनोकॉटिलिडनी। क्लास का नाम जो होता है ना वो मोनोकॉटिलिडनी होता है। कोटिलिडनी। कॉटिलिडनी। ज्यादा समोसा पूरा एक और भी क्वेश्चन बच्चों की डिमांड पे, एक और भी क्वेश्चन। और अब की बार क्वेश्चन है एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए रिलेटेड पूछो कि प्लांट के लिए पूछ लेता हूं। चलो प्लांट के लिए पूछो। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांट। अब आपको बताना है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, इनके लिए टैक्सॉन और टैक्सोनॉमी कैटेगरी समान असमान? क्या सेम सर। सेम होगा सर। क्या सेम होगा? टैक्सोनॉमी कैटेगरी और टैक्सॉन सेम होगा क्या? दोनों सेम है। सेम होगा सर। टैक्सॉन सेम होगा क्या? यस सर। और टैक्सोनॉमी कैटेगरी भी सेम होगा क्या? यस सर। दोनों सेम होगा सर। दोनों सेम होगा। क्या मोनेरा की जो जीव है और प्रोटिस्टा है और प्लांटी है, ये एक समान जीव है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर, डिफरेंट होगा। सिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्या ये एक टैक्सॉन है क्या? नो सर। तीनों के तीनों किंगडम में आएंगे, ये बात सही है। किंगडम, प्रोटिस्टा भी एक किंगडम है और प्लांटी भी एक किंगडम है। तो तीनों के तीनों जगत में आएंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी सेम। लेकिन तीनों अलग अलग प्रकार के जीवों का समूह है। आई बात समझ में? तीनों जो है वो अलग अलग प्रकार के जीवों के समूह है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। डिफरेंट ग्रुप्स मतलब डिफरेंट टैक्सॉन। वर्ग अलग होगा, यानी क्या टैक्सॉन डिफरेंट होगा। क्या होगा? यस, किंगडम यानी टैक्सोनॉमी कैटेगरी तो सेम होगी, लेकिन इस कैटेगरी में ग्रुप जो है, नाम जो है वो अलग अलग है। यानी ये 3 डिफरेंट टैक्सॉन है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा कि ये 3 अलग अलग वर्गक हैं जो एक ही वर्ग की संवर्ग से संबंधित हैं। 3 डिफरेंट टैक्सा बिलोंग्स टू द सेम टैक्सोनॉमी कैटेगरी। क्या अब समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। जो और भी क्वेश्चन और भी पूछने की जरूरत है क्या मुझे? और सर और क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, बुक की लाइन पढ़ाने के लिए नहीं आया, पहली बात मैं क्लियर कर दूं। वो तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, वो तो तुमने कई बार पढ़ी अपने जीवन में। सर हाँ ठीक है, तो सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी ये तीनों किंगडम में आएंगे सर, तो इसलिए इस वजह से लोगों को सेम टैक्सोनॉमी कैटेगरी में रखे। यस, क्योंकि तीनों की कैटेगरी क्या हो गई? किंगडम हो गई। तीनों की कैटेगरी क्या हो गई? किंगडम। लेकिन ग्रुप अलग अलग हो गया। इस किंगडम में ही एक ग्रुप हो गया प्लांटी वाला, एक हो गया मोनेरा वाला, एक हो गया प्रोटिस्टा वाला। तो 3 ग्रुप मतलब 3 अलग अलग टैक्सोन। ओके सर। समझ गए क्या?
टैक्सोनॉमी सेम रहेगा ना सर? टेक्सोनॉमी कैटेगरी सेम, टेक्सॉन अलग। अच्छा, डिफरेंट रहेगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, अब की बार सब बच्चे बहुत ध्यान से और सही आंसर बताना है ना। अब की बार मैं ले लेता हूं सोलेनेसी, सोलेनेसी, ओएसी और ले लेता हूं ब्रैसिकेसी। इसके लिए पूछ रहा हूं मैं, सोलेनेसी, पोएसी और ब्रैसिकेसी सुने क्या नाम? अपने जीवन में पहले भी नाम सुनाई क्या ये? यस यस सर। सुना है, तो इसके लिए बताओ क्या होगा? टेक्सॉन सेम के अलग अलग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सेम के अलग अलग। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सेम, कैटेगरी सेम, कैटेगरी सेम, टेक्सॉन कैटेगरी सेम। वेरी गुड बच्चे। हाँ कैटेगरी सेम। सॉरी फैमिली। टेक्सॉन डिफरेंट, टैक्सोन डिफरेंट। वेरी गुड बच्चे। यस, क्योंकि ये जीव अलग अलग टाइप के, जो एक समूह है, दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह, ब्रैसिकेसी तीसरा समूह, तो तीन अलग अलग समूह हैं, यानी तीन अलग अलग टेक्सॉन हैं, जो सारे के सारे कौन है? फैमिली में रखे जाएंगे। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो हो जाएगी सेम फैमिली, और टेक्सॉन हो जाएंगे अलग अलग, सोलेनेसी अलग, पोएसी अलग और ब्रैसिकेसी अलग। ये है बात सबको। अब आज की क्लास में, आज की क्लास कंक्लूड करें उससे पहले एक बात बताओ कि ऐसे डिफरेंट टेक्सॉन, डिफरेंट सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे? ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देख रहे हो, 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देख रहे हो? आप लोग बताओ कि ये 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ज्यादा टेक्सॉन या टेक्सा किस में मिलेंगे और सबसे कम टेक्सा किस में मिलेंगे? सबसे ज्यादा स्पीसीज में मिलेंगे और सबसे कम किंगडम में। स्पीसीज में मिलेंगे और सबसे कम किंगडम। वेरी गुड, तो कमाल हो गई। यदि तुमने इतना आंसर दे दिया तो मतलब तुमको सारी बातें अब समझ में आ गई, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। क्योंकि किंगडम में जो टेक्सॉन आएंगे वो तो हम हाथ पे गिन सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, 5 ही आए। यही 5 आएंगे भाई, किंगडम में क्या आएंगे? यही 5 आएंगे। यस सर। लेकिन स्पीसीज में यदि लिखने बैठेंगे तो क्या होगा? मिलियंस में लिखना पड़ेगा, 1.7 to 1.8 मिलियंस नाम लिखने पड़ जाएंगे, है कि नहीं? स्पीसीज में यदि ऐसे हम टेक्सॉन गिनने बैठेंगे तो हर एक एनिमल जो है या स्पीसीज है उसका अलग अलग नाम होगा, तो स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ टेक्सॉन जो है वो कितने हो जाएंगे? मिलियंस में हो जाएंगे, 1.7 to 1.8 मिलियंस। जबकि किंगडम में यदि हम 5 की तरफ, क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ये तो हो गया। यस यस सर। अब इसके बाद सर किंगडम में ज्यादा होगा सर? किंगडम में ज्यादा होगा क्या? हाँ वही पूछ रहा हूँ, किंगडम में ज्यादा होगा सर? नहीं, किंगडम में तो कम होगा ना बच्चे। किंगडम के नाम तो हमको बताइए, किंगडम में या तो मोनेरा हो सकता है, या प्रोटिस्टा हो सकता है, या फंजाई हो सकता है, या प्लांटी हो सकता है, या एनिमेलिया हो सकता है। तो 5 ही किंगडम पॉसिबल है, यानी 5 ही टेक्सॉन पॉसिबल है। लेकिन स्पीसीज के अंदर तो बहुत सारे हो जाएंगे, लिखते लिखते हम थक जाए। ह्यूमन का अलग, डॉग का अलग, कैट का अलग, पेंथर का अलग, मींस लायन का अलग, टाइगर का अलग, और प्लांट्स में भी ऐसे ही, राइस का अलग, बीट का अलग, टोमेटो का अलग, ऐसे लिखते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन अलग अलग स्पीसीज होते हैं, यानी उतने अलग अलग टेक्सॉन होते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होगा सर? टैक्सोनॉमी क्या होता है? लास्ट लेक्चर में क्या था कि बच्चे, टैक्सोनॉमी तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो जीवों का वर्गीकरण है उसके रिलेटेड जो नियमों को बनाने वाली शाखा है पादप विज्ञान, ये जीव विज्ञान की, उसे हम क्या बोलते थे? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है? तो यहाँ पर टैक्सॉन और टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो है वो आप लोगों को
क्लियर हो गई होगी। और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इन्हें हम लेवल या रैंक्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रैंक्स। जैसे प्लांटी, मोनोकॉट और ओरेंजो सटाइवा, ये 3 अलग-अलग लेवल या 3 अलग-अलग रैंक से बिलोंग करते हैं। इनका तीनों का अलग-अलग रैंक है। कैटेगरी का जो ऑर्डर है वही क्या होता है? रैंक होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअली मतलब थोड़ा सा टफ पार्ट था। मैंने एग्जांपल पूरे लिए हैं, मैंने चीजें एक-एक समझाई है, बट अब तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर जहां पर भी टैक्सॉन वाली बातें आएंगी, जैसे एल्सेशियन वाला जो एग्जांपल पढ़ोगे, डॉग की वैरायटी वाला, तो अलग-अलग टैक्सॉन है, वहां पर आएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला जो टॉपिक पढ़ोगे वहां पर टैक्सॉन आएगा, तो उन्हें एक बार ना आज आराम से बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और यदि कुछ भी चीज नहीं समझ में आएगी तो कल मुझे पूछना। क्लियर है क्या बातें? ओके सर। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। यदि किसी और भी कुछ पूछना रह गया है, पूछना है तो जरूर से पूछो। सर फाइलोजेनी और जेनेटिक और फाइलोजेनिक अलग-अलग है क्या? नहीं बच्चों, वो सेम ही टर्म है। कई बार हम फाइलोजेनेटिक बोलते हैं मोस्टली, या कई बार फाइलोजेनिक बोलते हैं। वैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है, और फाइलोजेनी वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली हम किसके लिए यूज करते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी, और उस टाइप का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके सर। हाँ बच्चे। सर टैक्सोनॉमी कैटेगरी और टैक्सॉन किसी में सेम हो सकता है ना सर? नहीं हो सकता। टैक्सोनॉमी कैटेगरी तो फिक्स हो गई सबके लिए 7। हाँ। स्पीसीज फिक्स हो गए सबके लिए 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी। और टैक्सॉन क्या होगा? उसका क्लासिफिकेशन लिखते टाइम जो नाम तुम इसके आगे लिखते हो, जो कि विशिष्ट प्रकार के जीवों के समूह को ही डिनोट कर रहा है, तो इधर वाला पार्ट जो है वो क्या होगा? वो टैक्सॉन। हाँ सर। इधर वाला पार्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। 7 कैटेगरी के नाम ध्यान है तुमको, तो वो उनमें से कोई बोला वो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। उसके सामने जो भी नाम आएगा वो क्या होगा? टैक्सॉन। ओके सर। सर हाँ बच्चे। कल कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? कल हम ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनकी बात कर लेंगे, और टैक्सोनॉमी के एड पढ़ लेंगे। तो कल अपना मोस्टली ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। सर हाँ बच्चे। लोगों का मतलब किस टाइप से पढ़ाएंगे? ऐसे सिलेबस नहीं बना है क्या एक स्ट्रैटेजी टाइप? इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की पूछ रहे हो क्या पूछ रहे हो कि इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे। ओके सर। सर 12th तक नहीं पढ़ाओगे क्या? या तो ऐसा कर लो, 11th का एक चैप्टर, 12th का एक चैप्टर, ऐसा ले लेंगे। हाँ सर ऐसे ही करेंगे। हाँ सर ऐसे करेंगे। 12th 11 to 12 एक साथ। सर बॉटनी को स्टार्ट कीजिए ना। बॉटनी? सर बॉटनी को भी लेके साथ में। यस सर, वो टफ पड़ता है, लास्ट में प्रॉब्लम। नहीं तो बॉटनी बच्चों, बॉटनी मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर तो बॉटनी है दोनों जगह पे, 11th में भी और 12th में भी। यस सर। 12th का पढ़ते हैं। बॉटनी है, प्लांट किंगडम बॉटनी है। इधर से हम बात करें तो पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले हैं, प्लांट के अंदर ही है पहले रिप्रोडक्शन, एक प्लांट के रिप्रोडक्शन को क्लास में, उसके बाद में ओके तो अपना क्या होगा? बॉटनी जूलॉजी दोनों क्या होगा? पैरेलल में चलता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। चलो हम बाद में पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इतना अच्छे से पढ़ के आना। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर सर की आवाज सुनाई नहीं देगी आप लोग को। सर म्यूट कर दिए शायद। उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे। देखो नहीं आ रही है, म्यूट कर दिए सर। आवाज नहीं आ रही है। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ बोलना चाह रहे थे क्या? चलो ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद में आप लोग से क्लास होगी, तो फिर अब जो भी पूछना है वो कल पूछना। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर।
चलो खुद से पढ़ के